ट्वेल्थ क्लास का सेकंड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस। हाँ जी, पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत। फर्स्ट चैप्टर था शीत युद्ध का दौर, और शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच में हुआ था? यूएसएसआर और यूएसए। हाँ जी, और सेकंड चैप्टर नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। पहले चैप्टर हमने इतना जाना था कि दो महाशक्तियों के बीच में एक युद्ध चल रहा था, पर वास्तविक रूप से नहीं बल्कि तनाव की स्थिति, युद्ध होने की आशंका थी, पर युद्ध हुआ नहीं था। और सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता का अंत। ये दो ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है? हाँ जी, दो ध्रुवीयता का मतलब 1945 के बाद जो हमारा पूरा वर्ल्ड था, जो हमारा पूरा ध्रुव था, वो क्या था? दो भागों में बढ़ चुका था, दो खेमों में बढ़ चुका था, पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा। एक का नेतृत्व कौन कर रहा था? यूएसए, और एक का नेतृत्व कौन कर रहा था? यूएसएसआर। इसी को क्या कहा गया? जो पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी थी, उसे क्या कहा गया है? दो ध्रुवीयता कहा गया है। एक यूएसएसआर और दूसरी यूएसए। हाँ जी, इसे कहा गया है दो ध्रुवीयता। पर एक महाशक्ति का क्या हो गया? अंत हो गया। एक महाशक्ति का क्या हो गया? अंत हो गया, मतलब एक महाशक्ति ने घुटने टेक दिए। इसी को कहा जाता है दो ध्रुवीयता का अंत। अब पूरे विश्व में एक ही का क्या हो गया? वर्चस्व छा गया। वो कौन था? अमेरिका। सोवियत संघ का क्या हो गया था? विघटन। हाँ जी, सोवियत संघ क्या हो गया था? टुकड़े हो गए थे। सोवियत संघ के अंदर 15 गणराज्य थे, और एक समय के बाद वो 15 गणराज्य क्या हो गए थे? रूस से अलग, मतलब सोवियत संघ से क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। और उसका सोवियत संघ का रूप किसने लिया? रूस ने लिया था। जैसे किसी के पिता की मृत्यु आती है तो उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? उसका बड़ा बेटा या जो योग्य बेटा हो। वैसे ही ठीक जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसका उत्तराधिकारी का रूप किसने लिया था? रूस ने लिया था। और सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 में। हाँ जी, जब किसी की बर्बादी होने वाली होती है ना, आप याद रखना, जब भी किसी की बर्बादी होने वाली होती है तो उसे पहले ही कोई ना कोई आशंका दिख जाती है कि अब मेरी बर्बादी होने वाली है। वैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति की एक हिंट हमारे को 9 नवंबर 1989 में मिल गई थी। क्या बोला मैंने? शीत युद्ध की समाप्ति की हमारे को हिंट कब मिल गई थी? 9 नवंबर 1989 को। क्यों? क्योंकि इससे साफ जाहिर हो गया था कि अब शीत युद्ध और नहीं चलेगा। ऐसा क्या हुआ था 9 नवंबर 1989 में? आइए जानते हैं। हाँ जी, यूरोप का एक देश है जर्मनी, और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। वहां पर क्या है? सन 1961 में ये क्या थी? बनाई गई थी। और ये क्या थी? शीत युद्ध का प्रतीक थी। पश्चिमी और पूरब, पश्चिमी यूएसए और पूरब यूएसएसआर का क्या कर रही थी? नेतृत्व कर रही थी। मतलब पश्चिमी देश जितने भी थे वो यूएसए को मानने वाले थे, और जितने भी पूरब के देश थे वो सारे किसको मानने वाले थे? यूएसएसआर को मानने वाले थे। हाँ जी, तो ये क्या थी? बहुत बड़ी, जैसे ये बर्लिन है मान लो, ये मान लो यूएसएसआर, और ये यूएसए, ये क्या थे? यूएसए को मानने वाले थे। हाँ जी, और ये बहुत बड़ा क्या था? शीत युद्ध का प्रतीक था। और इसकी कुल लंबाई कितनी थी? 150 किलोमीटर लंबी थी। कितनी लंबी थी? 150 किलोमीटर तक क्या थी? लंबी थी। और इसे कब गिराया गया? 9 नवंबर 1989 में। उधर की बर्लिन की जनता ने क्या कहा कि हम अपने भाइयों से ही बिछड़ चुके हैं, जो एक समय पे एक साथ रह रहे थे। आज वो देश दो भागों में बढ़ चुका था, बर्लिन। उन्होंने क्या बोला? हमारे को और शत्रुता नहीं करनी। अब मुझे सीमेंट देखा है ना, वो दीवार तोड़ते हैं, वैसे ठीक उसी प्रकार उधर की जनता ने क्या तोड़ दी? दीवार तोड़ के, और कर दिया कि हम क्या है? एक है। और उसी के साथ साफ साफ जाहिर हो गया था कि अब शीत युद्ध की समाप्ति होने वाली है। और भी कारण थे, वो मैं बताता हूँ क्या क्या कारण। जी, 12th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर का जो है
वो है सोवियत प्रणाली। पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोवियत प्रणाली की विशेषता बताओ या सोवियत अर्थव्यवस्था की वह विशेषताएं बताओ जो क्या पूंजीवादी देशों से क्या करती है, उसे अलग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इसे जानते हैं बिल्कुल बेसिक से। हाँ जी, पहले पूरी दुनिया में बहुत सारी महाशक्तियां हुआ करती थी, सिर्फ दो नहीं, बहुत बड़े बड़े देश शक्तिशाली होते, फ्रांस, ब्रिटेन, आपने सुना हो ब्रिटेन ने हम पे राज किया। पर एक समय ऐसा आया कि सारी शक्तियां क्या हो गई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कमजोर हो गई थी। सिर्फ दो शक्तियां ही ताकतवर थी, कौन कौन सी, एक यूएसए और दूसरी हमारी यूएसएसआर। हाँ जी, यूएसए तो बहुत पहले से था, पर ये यूएसएसआर का उदय कब हुआ। हाँ जी, यूएसएसआर का उदय 1917 की बोल्शेविक क्रांति जो रूस में हुई थी, उसके बाद क्या होता है, यूएसएसआर का उदय हुआ था। यूएसएसआर का फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, समाजवादी सोवियत गणराज्य। इसकी पूरी परिभाषा है किस यूएसएसआर की फुल फॉर्म। हाँ जी, सोवियत संघ का उदय कब हुआ था, 1917 में। कौन सी क्रांति के बाद, बोल्शेविक क्रांति के बाद। कब हुई थी, 1917 में। कहाँ पे हुई थी, रूस में हुई थी। उससे पहले क्या था, राजतंत्र था। हाँ जी, 1917 के बाद ही जो सोवियत प्रणाली है वो क्या पूंजीवाद के विरुद्ध आई थी। किसके विरुद्ध आई थी, पूंजीवाद के खिलाफ एक नई विचारधारा आई थी जिसका नाम क्या था, समाजवादी व्यवस्था, जिसे सोवियत प्रणाली ने सबसे पहले अपनाया, सोवियत गणराज्य ने सबसे पहले अपनाया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सोवियत प्रणाली। और समाजवाद के जो पिता कहे जाते हैं वो कौन है, कार्ल मार्क्स। इन्होंने इसके अंदर क्या बताया, सोवियत प्रणाली के अंदर विशेषताएं क्या थी, मतलब इसके अंदर हम इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि यूएसएसआर की विशेषताएं बताओ कि यूएसएसआर में कैसा रूलर था, कैसा उधर का शासन चलाया जाता था। हाँ जी, सोवियत प्रणाली, सोवियत प्रणाली की विशेषता या सोवियत प्रणाली किस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या थी, अलग थी, समाजवादी विचारधारा। हाँ जी, इधर क्या थी, समाजवादी विचारधारा थी। जिस समाजवादी विचारधारा में क्या होता है, इसमें हर चीज, पहली बात समाजवादी विचारधारा, सोवियत प्रणाली की विशेषता, पहली समाजवादी विचारधारा। जिस समाजवादी विचारधारा होती है इसके अंदर ना उद्योग धंधों पर महत्व नहीं दिया जाता। मतलब यहाँ पर क्या है, उद्योग धंधे, मतलब उद्योग का मतलब फैक्ट्री, यहाँ पर इन सब पे ज्यादा ध्यान ना देकर कृषि पर ध्यान दिया जाता है। ये क्या कहलाती है, हमारी समाजवादी विचारधारा कहलाती है, जहाँ पर उद्योग धंधों पर ध्यान ना देकर बल्कि कृषि पर ध्यान दिया जाए। समाज के अंदर उद्योग धंधे भी हैं पर उन पे ध्यान नहीं दिया रहा। समाज के अंदर सबसे ज्यादा किस पे ध्यान दिया जाए, कृषि पे ध्यान दिया जाता है, उसे क्या कहलाया गया, समाजवादी विचारधारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। जिस सोवियत प्रणाली में क्या है, हर काम योजना के तहत किया जाता था। एक योजना होती थी कि ये योजना होती थी, इस योजना के तहत काम करना है। पर पूंजीवाद में कोई भी योजना के आधार पे काम नहीं किया जाता था, इसीलिए सोवियत प्रणाली को क्या कहा जाता है, नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। और तीसरी विशेषता, सरकार का नियंत्रण। हाँ जी, सोवियत प्रणाली में जितना भी सोवियत संघ के अंदर 15 गणराज्य थे, यहाँ की जो गवर्नमेंट होती थी उसका पिन से लेकर हवाई जहाज तक, मतलब छोटी से लेकर बड़ी वस्तु तक उत्पादन तथा वितरण पर सरकार का नियंत्रण होता। किसका नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता। यहाँ पे निजी संपत्ति की ज्यादा वैल्यू नहीं थी। खुले द्वार की नीति का बहिष्कार, खुले द्वार की नीति का बहिष्कार। हाँ जी, आपको पता है जो पूंजीपति देश होते थे वो क्या है, सबको गले लगाते हुए चलते थे, सबके साथ क्या करते थे, व्यापार करते थे। पर इन्होंने अपने घर के दरवाजे क्या है, बंद कर लिए थे। किसके लिए, पूंजीवादी देशों के लिए। इन्होंने साफ बोल रखा था कि हम व्यापार करेंगे सिर्फ अपनों के साथ। अपने कौन, जिन्होंने क्या अपना रखी होगी, सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली का मतलब जिन्होंने क्या अपना रखी होगी, समाजवादी व्यवस्था अपना रखी होगी, हम उनके साथ क्या करेंगे, व्यापार। मतलब ये पूंजीवाद देशों के साथ व्यापार नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ करते थे, समाजवादी देशों के साथ। फिफ्थ पॉइंट, कृषि पर विशेष ध्यान। हाँ जी,
ये क्या थे, कृषि के उत्पादन पर और कृषि पे ही ज्यादा ध्यान देते थे। इधर का मुख्य व्यवसाय क्या होता था, कृषि होता था। इसीलिए समाजवाद में सबसे ज्यादा ध्यान किस पे जाता है, कृषि पर। छठा पॉइंट, सरकार का कर्तव्य। हाँ जी, सरकार का कर्तव्य होता था कि वो अपने समाज के अंदर सभी व्यक्तियों को न्यूनतम आवश्यकताएं का मतलब रोटी कपड़ा मकान हर व्यक्ति को क्या कराए, उपलब्ध करवाए। ऐसा कोई सा भी व्यक्ति ना हो समाज के अंदर जिनको न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो रही हो। सातवां पॉइंट, एक दलीय प्रणाली। हाँ जी, आज भारत के अंदर अनेकों पार्टियां हैं, पर ऐसा यूएसएसआर में नहीं था। वहां पर सिर्फ एक पार्टी होती थी, कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर क्या है, जैसा मन चाहा राज कर सकती, कोई भी इसको रोकने वाला नहीं था। मतलब निरंकुश सरकार थी। ये सोवियत प्रणाली की क्या है, कुछ विशेषताएं हैं और ये पेपर में बार बार पूछी जाती है। आप ये सारे पॉइंट लिखकर, और जो नोट्स है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने ऐसा लिखा तो 6 के 6 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। हाँ जी, अब क्या था, सोवियत प्रणाली की विशेषता पढ़ ली हमने। देखो, हर किसी के अंदर गुण होते हैं तो अवगुण भी होते हैं। वैसे ही इस प्रणाली में कुछ क्या थे, खामियां थी। तो इसके अंदर क्या क्या खामियां थी समाजवाद के अंदर। पहली, नौकरशाही का शिकंजा। हाँ जी, क्या, नौकरशाही का शिकंजा। मतलब क्या थे, जो सोवियत संघ के अंदर गणराज्य के अंदर रहने वाले लोग थे, उनके आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जीवन पे पूरा नियंत्रण किसका था, सरकार का था। तो जिस कारण क्या थे, वहां के लोग क्या थे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे और वो पूरी तरह से किसके शिकंजे में आ चुके थे, नौकरशाही के शिकंजे में। तो वहां पर क्या थे, लोगों की स्वतंत्रता का क्या हो रहा था, हनन हो रहा था, जो कि सोवियत प्रणाली की सबसे बड़ी खामी थी। सेकंड पॉइंट, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। वहां पर क्या थी, एकमात्र राजनीतिक दल था, वो भी कौन सा, कम्युनिस्ट पार्टी। और ये कहते पूरे देश पर अपने आप को क्या है, शहंशाह समझने लगी थी। मतलब जो मन में आ रहा वो कर रही है, मतलब पूरी तरह बेलगाम हो चुकी थी, निरंकुश हो चुकी थी। इसको कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं था और इसके अत्याचार दिन प्रतिदिन क्या थे, बढ़ते जा रहे थे। और जिसके कारण लोगों के बीच में क्या थे, आक्रोश की भावना आने लगी थी, जो क्या थी, सोवियत प्रणाली की सबसे बड़ी खामी थी। थर्ड पॉइंट, लोकतंत्र का अभाव। हाँ जी, वहां पर क्या था, लोकतंत्र होते हुए भी ना के बराबर था। क्यों, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन। और लोग, अब्राहम लिंकन ने बोला, लोगों का शासन लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। अब यहाँ पर बात आती है, लोकतंत्र के अंदर क्या होती है, लोगों की जन आकांक्षाओं, मतलब जो लोगों की आकांक्षाएं हों उनको क्या सुना जाता है। पर यहाँ पर लोगों की आकांक्षाएं, जो लोगों की इच्छाएं थी, जो देखिए नागरिकों की इच्छाएं थी, उनका क्या कर दिया गया, गला घोट दिया गया। मतलब जो भी सोवियत प्रणाली के खिलाफ आवाज उठाती थी उसको वहीं दबा दिया जाता। तो वहां पर क्या कर दिया गया था, लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। फोर्थ पॉइंट, एक तरफा विकास। हाँ जी, रूस कितने गणराज्य से मिलकर बना था, 15 गणराज्य से मिलकर बना था। कितने गणराज्य से मिलकर बना था, 15 गणराज्य से मिलकर बना था। और इन 15 गणराज्यों में सबसे पावरफुल और सबसे ताकतवर एकमात्र था, वो था रूस। जब आपने देखा, जब दुश्मन होता है ना, एक टीम बनी, मान लो आपने एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाने के बाद क्या, मान लो मैं ताकतवर हूँ, मैंने ग्रुप बनाया, मैं बोला भाई मैं सबकी मानूंगा, सबकी सुनूंगा, सबके लिए काम करूंगा। पर जैसे ही आपने संधि कर ली मेरे साथ, मित्रता की संधि कर ली, वैसे क्या है, मैंने अपने रंग बदल लिए। मतलब क्या, अपनी अपनी चाल लगा। ठीक उसी प्रकार 1917 में रूस ने बोला था, हम क्या है, भाइयों की तरह रहेंगे, घर एक परिवार की तरह रहेंगे। पर धीरे धीरे समय बीतता गया, रूस की दादागिरी क्या हो गई, शुरू हो गई। मतलब पूरे रूस ने इन सोवियत संघ के 15 गणराज्यों पर अपनी छवि जमा ली थी। जो उनकी संस्कृति, जो उनका कल्चर था 14 देशों का, वो क्या होने लगा था, धीरे धीरे लुप्त होने लगा था। और सबसे ज्यादा विकास किसका और था, रूस का और था। तो वहां के जो 14 गणराज्य थे वो अपने आप को बेबस समझ रहे थे, जिस कारण क्या है, उनके अंदर जन विद्रोह की भावना पैदा हो रही थी। और ये सबसे बड़ी सोवियत प्रणाली की क्या था, दोष था। हथियारों की होड़। हाँ जी, अब
सोवियत संघ था, सोवियत प्रणाली के अंदर जो सरकार थी वो सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देती थी? हथियारों पर। क्यों? क्योंकि क्या चला था उस समय? शीत युद्ध। और दोनों ही, एक तरफ पूंजीवादी देश भी हथियारों की होड़ कर रहे थे, दूसरी तरफ सोवियत संघ भी क्या था? हथियारों की होड़ कर रहा था। क्यों? क्योंकि इन दोनों को आशंका थी कि हमारे पास युद्ध की मात्रा कम ना हो, ये युद्ध के हथियारों जुटाने में लगे रहे, और इधर क्या हो रही थी? जनता बेबस होती जा रही थी। मतलब ऊर्जा, पर्यावरण, शिक्षा, किसी पे ध्यान नहीं दे रहा। जनता क्या मरने लगी? भूख के मारे मरने लगी। पर इन्होंने उसके ऊपर ध्यान न देते हुए हथियारों पे अधिक ध्यान दिया, और जिसके कारण सोवियत प्रणाली की सबसे बड़ा दोस्त क्या माना जाता है? हथियारों की होड़। क्योंकि सोवियत प्रणाली में सबसे ज्यादा खर्च किस पे किया गया था? हथियारों पे किया गया था। न्यूनतम आवश्यकताओं की बात की थी सोवियत प्रणाली विशेषता में कि हम जनता को रोटी कपड़ा मकान दिलाएंगे, वो उसको छोड़कर कर्तव्य का पालन करने की बजाय किस में लगे थे? हथियारों की होड़ पर। ये सोवियत प्रणाली की सबसे बड़ी क्या थी? खामी थी। लास्ट पॉइंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सैनिक हस्तक्षेप। हाँ जी, 1979 में एक वॉर चल रहा था, और रूस ने क्या अपनी बेमतलब में टांग अड़ा के अफगानिस्तान पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, और अपना सारा धन वगैरह सब कुछ उस युद्ध में लगा दिया। और यहाँ पूरी रूस की अर्थव्यवस्था, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या हो गई? चरमरा गई। और जिसके कारण सोवियत संघ को क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। यही सोवियत प्रणाली की कुछ खामियां हैं जो पेपर में बार बार पूछी जाती थी। शीत युद्ध के समय दो महाशक्तियां थी, और दो ध्रुवीयता का प्रारंभ हो चुका था। पर समय के साथ साथ एक महाशक्ति पावरफुल होती रही, और दूसरी तरफ एक महाशक्ति क्या होती गई? कमजोर होती गई। जो थोड़ी बहुत ताकतवर हो रही थी वो यूएसए थी, और जो कमजोर होती जा रही थी वो कौन थी? यूएसएसआर। हाँ जी, सोवियत संघ। अब बात करते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे? सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे? क्या कारण थे कि सोवियत संघ शीत युद्ध में पराजय को स्वीकार करना पड़ा, और इसके विश्व पर परिणाम क्या पड़े? हाँ जी, सोवियत संघ के विघटन के कारण जो सोवियत प्रणाली में खामियां थी उन्हीं के कारण ही सोवियत संघ का विघटन हुआ था। आप प्रीवियस पॉइंट भी लिख सकते हो। हाँ जी, सिर्फ कारण में एक दलीय पद्धति थी। सोवियत संघ में क्या थी? एक दलीय पद्धति थी। वहां पर क्या थी? अन्य राजनीतिक दलों को अनुमति नहीं थी कि वो अपनी पार्टी बना सके। और जो एक दलीय पार्टी थी कम्युनिस्ट, वो क्या थी? जनता पर क्या कर रही थी? शोषण, अत्याचार कर रही थी उनका। और जनता में क्या था? बहुत ज्यादा आक्रोश था। किसके खिलाफ? एक दलीय पद्धति के खिलाफ, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ। और यही आक्रोश आगे चलकर सोवियत संघ के विघटन का कारण बना था। हाँ जी, दिसंबर, सेकंड पॉइंट, सुधारवादी और उदारवादी नीतियां। सन 1985 में सोवियत संघ के नए राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव बने थे। जब वो राष्ट्रपति बने ना, उन्होंने देखा कि जो सोवियत संघ है वो गलत दिशा में जा रहा है, और उन्हें क्या करने पड़े? सुधार करने पड़े। और उन्हीं के सुधारों के कारण सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। वो करने चले थे अच्छा, पर नियति कुछ और थी, तो जिस कारण सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। पहले जानते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ की प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या क्या कारण थे कि उन्हें सोवियत प्रणाली में सुधार करना पड़ा। पहला, आर्थिक स्थिति दयनीय। जब वो राष्ट्रपति बने तो उस समय क्या थी? आर्थिक स्थिति सोवियत संघ की क्या थी? बहुत ज्यादा दयनीय थी, मतलब बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इसलिए उन्हें क्या करने थे पड़े? सुधार करने पड़ा। जो सोवियत प्रणाली के असूल थे, जिस पे चलना था, उस उसूलों पे ना चलते हुए उन्होंने क्या करी? अपनी कुछ अलग नीतियां बनाई। किसके कारण? क्योंकि सोवियत संघ का क्या था? आर्थिक पिछड़ापन था। दूसरा, दिशाहीन अर्थव्यवस्था। मतलब अर्थव्यवस्था को किस तरफ जानी चाहिए? विकास की तरफ, पर बल्कि विकास की तरफ ना जाके वो क्या कर रही थी? डिक्रीज हो रही थी। मतलब और ज्यादा सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही थी। तो उन्होंने बोला, सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने, कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ऐसे तो हमारे देश की जनता ही क्या हो जाएगी? भूखमरी के कारण मर जाएगी। तो इस कारण उनको क्या करना पड़ा? सुधार करना पड़ा। तीसरा कारण, पिछड़ापन विकास। दूसरी तरफ पूंजीवाद देश थे, वो क्या थे? बहुत तेजी से विकास कर रहे थे, तकनीक में भी, हर चीज में। और इधर सोवियत संघ
फौज प्रणाली के कारण विकास नहीं कर पा रहा था। उन्होंने निश्चय किया कि अब सुधार करने की देर नहीं करनी चाहिए। अगर सुधार करी तो जो अराजकता वातावरण है, जो जनता के अंदर घुसता है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी क्या कर दे, सरकार का तख्ता पलट कर दे। इसीलिए उन्हें मजबूर होकर सोवियत संघ में क्या करने पड़े, सुधार करने पड़े। क्योंकि सोवियत संघ के जो अंदर के संघ थे उनके अंदर भी क्या थी, एक आवाज, विद्रोह की भावना उठ चुकी थी। हमें क्या होना है, संघ से अलग होना है। अब इतनी सारी समस्याएं एक अकेले व्यक्ति के सामने थी, मिखाइल गोर्बाचेव के सामने। अगर मिखाइल गोर्बाचेव पुरानी नीतियों पे चलते तो शायद उनकी सरकार में क्या हो जाता, तख्ता पलट हो जाता। उन्होंने क्या बोला, थोड़ा इनको खुश कर दिया जाए। और ये खुशी देने के कारण इनकी आकांक्षाएं, जो लोग और जो संघ के लोग थे उनकी आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और जिसके कारण सोवियत संघ का क्या हो गया था, विघटन हो गया था। और सुधारवादी व उदारवादी नीतियां, इन्होंने दो नीतियां बनाई थी मिखाइल गोर्बाचेव ने, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन। इन्होंने क्या दी थी, आज़ादी दी थी। क्या दी थी इस नीति के द्वारा, आज़ादी। कैसी आज़ादी, ये आज़ादी ना आगे चल के क्या बनी, सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी। क्या, सरकारी तंत्र का उन्मूलन, क्या कर दिया गया, सरकारी तंत्र का उन्मूलन कर दिया गया। मतलब अब छोटी सी पिन से लेकर हवाई जहाज तक सरकार का नियंत्रण नहीं होगा। सरकार का नियंत्रण खास चीजों पे नियंत्रण होगा और किसी पे भी नियंत्रण नहीं होगा। मतलब यहाँ पर निजी संपत्ति की क्या कर दी गई, व्यवस्था कर दी गई। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसी नीति में अधिकारों की सुरक्षा। अब लोगों को क्या दे दी गई, प्रेस की स्वतंत्रता, और लोगों को क्या है, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया। जैसे ही इनको अधिकार मिले इन्होंने इनका भरपूर प्रयोग किया, और जिसके कारण सोवियत संघ का क्या हो गया था, विघटन हो गया था। और सोवियत संघ ने क्या बोला था कि मैं पूंजी देशों के साथ संबंध नहीं बनाऊंगा। पर ये दिल के कुछ ज़्यादा खुल गए थे, क्योंकि ग्लासनोस्त का मतलब क्या होता है, खुलापन। इतने खुल गए थे कि इन्होंने अपने शत्रुओं के साथ ही क्या कर लिए, मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए। इस नीति के द्वारा, इस नीति में क्या कहा गया था कि हम पूंजीवाद देशों के साथ क्या बनाएंगे, मित्रता के संबंध स्थापित करेंगे। और ये थी ग्लासनोस्त। अब बात करते हैं पेरेस्ट्रोइका कि पेरेस्ट्रोइका में क्या कहा गया था। पेरेस्ट्रोइका में क्या कहा गया था, पेरेस्ट्रोइका का पहले मतलब जानते हैं। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पूर्ण गठन, दोबारा से उसको क्या करना है, गठन करना है। मतलब जो नीति पहले से बन रखी है उसके अंदर क्या करना है, थोड़ा सा सुधार करना, वो क्या कहलाता है, पूर्ण गठन कहलाता है। संघ के अधिकारों में छूट, पहला पॉइंट। पेरेस्ट्रोइका में पहली बात क्या कही है कि संघ के अधिकारों में छूट। जितने भी संघ के अंदर 15 देश हैं, रूस को ज़्यादा ताकत मिल रखी थी, अधिकार मिल रखे थे। अब उन 14 देशों को भी क्या कर दी गई, अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। और जैसे ही इनके अधिकारों में वृद्धि हुई, इन्होंने साफ बोला, ओए रूस भाई, तूने अपनी दादागिरी बहुत कर ली, अब हमारी बारी। उन्होंने अपने हिसाब से अपने देश चलाना शुरू कर दिया। और दूसरा, इसके पेरेस्ट्रोइका में ये भी कहा गया था कि स्वतंत्र विदेश नीति बना सकते हैं। जितने भी संघ के 15 राष्ट्र हैं वो क्या अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाते हैं। विदेश नीति का मतलब होता है कैसे हम अन्य देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित करेंगे, वो कहलाती है विदेश नीति। मतलब दूसरे देशों के साथ हमारा क्या संबंध बनाने हैं, वो उस नीति में लिखा होता है, जिसे कहते हैं विदेश नीति। रूस के राष्ट्रपति ने बोला सभी देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति खुद बना सकते हैं। कोई भी संघ के राज्य किसी एक दूसरे के बीच हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यहाँ पर राज्य का मतलब देश है, ठीक है। और संघ में साफ बोल दिया राष्ट्रपति ने कि जिसको लगता है कि अब सोवियत संघ में हमारे को रहकर विकास नहीं कर सकते, वो अलग हो सकते हैं। और 15 के 15 चौक गए, अरे भाई इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा अलग होने का। फटाफट सबने क्या करना, अलग होना शुरू कर दिया। और सोवियत संघ क्या हो गया, उतने टाइम बिखर गया। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 को। कब हुआ था सोवियत संघ का विघटन, 25 दिसंबर 1991 में। हाँ जी, सेकंड पॉइंट में आपको इतना सारा नहीं लिखना कि आप, पहला पॉइंट तो इतना छोटा था, सेकंड पॉइंट इतना बड़ा। सेकंड पॉइंट में सिर्फ इसके अंदर क्या अलग से क्वेश्चन मिल गए, 3 क्वेश्चन मिल गए हैं।
पहला क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ऐसे क्या कारण थे जिनके कारण मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत प्रणाली में सुधार करना पड़ा, ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है। तो जो मैंने बताया थे 5 कारण वो लिख सकते हो, और सोवियत मिखाइल गोर्बाचेव की सुधारवादी और उदारवादी नीति अपनाओ। अगर वो क्वेश्चन आए तो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका को डिटेल में क्या करना, आप एक्सप्लेन करना। पर यहाँ पर अगर सोवियत संघ के विघटन के कारण पूछे हैं तो आपको एक दलीय पद्धति और आप इधर ये लिख देना, मिखाइल गोर्बाचेव की सुधारवादी व उदारवादी नीतियों के कारण ही सोवियत संघ का क्या हो गया था, विघटन हो गया था। बस इतनी सी बात आपको इसमें लिखनी है। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार, थर्ड पॉइंट क्या, सरकारी तंत्र मतलब जो सरकार देश को चलाने वाले नेता लोग थे वही क्या हो गए थे, भ्रष्टाचारी हो गए थे, जिन पे क्या थी, विश्वास था। तो जब वही भ्रष्टाचारी हो जाएंगे तो देश के बारे में सोचेगा कौन, जिसके कारण क्या थी, सोवियत संघ का विघटन हो गया। फोर्थ पॉइंट, अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन। हाँ जी, क्योंकि अर्थव्यवस्था क्या थी, पूरी तरह से पिछड़ चुकी थी, क्योंकि सोवियत संघ में साफ साफ क्या रखा था कि हम पूंजीवादी देशों से क्या नहीं करेंगे, संबंध स्थापित नहीं करेंगे। और जिसके कारण क्या थे, ये पूरी तरह पिछड़ चुका था। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को ना संपत्ति का अधिकार था, ना उद्योग स्थापित करने का अधिकार था, और जिसके कारण क्या थी, यहाँ पे प्रतियोगिता की भावना ही नहीं थी। यहाँ पर क्या थी, नहीं थी, प्रतियोगिता की भावना ही नहीं थी। और जब प्रतियोगिता की भावना नहीं होगी, अब सोचो मैं हूँ, अब मैं जैसा, आप क्लास के अंदर 2 बच्चे हैं और एक ही बच्चा हो मानो, और वो किसी साथ प्रतियोगिता करेंगे, वो जैसे कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, पता ही नहीं उसे, तो उसे अपनी ताकत का अनुभव नहीं है। वैसे ही उधर के जो प्रोडक्ट थे वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, जो क्या है, समाज के, देश के अंदर क्या रह सके, टक्कर ले सके, जिसके कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या होती जा रही थी, धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। क्यों? वहाँ पर संपत्ति का अधिकार नहीं था और उद्योग स्थापित पे ध्यान नहीं देगा था, और ज़्यादा से ज़्यादा किस पे ध्यान देगा, कृषि पर। और कृषि में भी इतना ज़्यादा खास कर नहीं पा रहे थे। और हथियारों की होड़, हाँ जी, इस समय क्या थे, हथियारों की होड़ क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। सारा का सारा पैसा हथियारों पे लगाया जाता था, और हथियारों पे भी ज़्यादा पैसा लगाने के कारण, हथियारों के उत्पादन पे ज़्यादा पैसा लगाने के कारण जो जनता की न्यूनतम आवश्यकताएं थी, रोटी कपड़ा मकान, इन पे ध्यान नहीं दिया गया, और जिसके कारण क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ये कुछ कारण है जिनके कारण क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। अब देखो, कुछ होता है तो उसके कुछ रिजल्ट भी निकलते हैं। वैसे जैसे ही सोवियत संघ टूटा, वैसे ही क्या निकले, उसके रिजल्ट निकले। तो उसके परिणाम क्या निकले? फर्स्ट, शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध किन 2 महाशक्ति के बीच में था, यूएसएसआर और यूएसए। जब यूएसएसआर हार ही गया तो शीत युद्ध किसके साथ होगा, किसी के साथ नहीं। तो शीत युद्ध की क्या होगी, समाप्ति होगी, एक ध्रुवीय की शुरुआत। अब पूरे दुनिया पर, पूरे वर्ल्ड पर किसकी हुकूमत छा गई थी, अमेरिका की। और इसीलिए थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे अमेरिकी वर्चस्व, मतलब अब अमेरिकी वर्चस्व क्या हो गया था, शुरुआत हो गई थी। थर्ड पॉइंट, लोकतंत्र की स्थापना। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो रूस के अंदर वास्तविक लोकतंत्र की क्या हुई, स्थापना हुई। क्या हुई, वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हुई, और लोगों को अपनी मनपसंद की पार्टी बनाने का अधिकार मिला, ठीक है, और पार्टी बनाने का, अपनी मनपसंद पार्टी को वोट देने का अधिकार भी उन्हें प्राप्त हुआ। और यही वास्तविक लोकतंत्र होता है, जहाँ पर लोगों की आकांक्षाएं पूर्ण हो। पूंजीवाद का बोलबाला अब पूरी दुनिया पर, जहां भी होगा, यहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा, क्या, पूंजीवाद का जलवा। हाँ जी, हथियारों की समाप्ति। अब हथियारों की होड़ की क्या होगी, समाप्ति होगी। अब पूंजीवाद नहीं बोल रहा, अब क्यों हथियार बनाओ, जब दूसरा खुद ही मर चुका है। और ना और रूस ने भी क्या, सोवियत संघ ने भी क्या कर दिया, अपने हथियार के रेस से क्या हो गया, बाहर हो गया। नवीन राज्यों का उदय, और वर्ल्ड के अंदर कुछ नए स्वतंत्र राष्ट्रों का क्या हुआ, उदय हुआ। जो 15 गणराज्य रूस के अंदर थे, वो रूस से जब सोवियत संघ से अलग हुए तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो विश्व के अंदर और नए देशों की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। हाँ जी, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसका नया रूप किसने लिया था, रूस ने लिया था। ये थे कुछ सोवियत संघ के विघटन के कारण तथा
परिणाम।